दानव को मार गिराना था, कोई हथियार चलाना था, लेकिन दानव को था वरदान, ना दिन में मरे ना रात में, ना इंसान से ना जानवर से, तो क्या रास्ता निकालें। ये फेमस स्टोरी है जिसमें भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और उसके बाद हिरण्यकश्यपु नामक राक्षस का संहार किया था। शायद आप सोचेंगे कि हमारे इस टॉपिक का इससे क्या लेना देना, एंड तक कनेक्ट हो जाएगा। रिसेंटली ये अपडेट थी कि डोर ओपन शुड इंडिया बी इंटरेस्टेड इन यूएस लेड नेटो। आई एम सेइंग द यूएस लेड नेटो बिकॉज अभी आपको पता लगेगा कि मेजरली जो भार है नेटो का वो यूएस पर ही है और लेवरेज भी ज्यादा कौन ले रहा है, यूएस ही ले रहा है। अनदर हेडिंग, नेटो एनवॉय, मतलब बेसिकली जो नेटो में यूएस के एनवॉय हैं वो भारत आई हुई थी रायसीना डायलॉग में। उसी दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया के लिए ओपन है डोर फॉर एंगेजमेंट। यहां पर वर्ड था एंगेजमेंट, यानी कि फुल मेंबरशिप नहीं, एंगेजमेंट था। लेकिन कुछ ऐसा ही ऑफर कुछ समय पहले यूक्रेन को भी मिला था और यूक्रेन का क्या हुआ हम सब जानते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर यूक्रेन से कंपैरिजन क्यों, क्योंकि यूक्रेन की लोकेशन अलग थी और यूक्रेन की वजह से थ्रेट परसेप्शन टू रशिया अलग था। तो जाहिर सी बात है हमें अपनी, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स का मतलब है हमारी लोकेशन के हिसाब से क्या प्लस क्या माइनस बनता है। फिनलैंड रिसेंटली 4 अप्रैल 2023 को 31वां सदस्य बन गया है नेटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिनलैंड अभी तक के नेटो के इतिहास में सबसे तेजी से एक्चुअली मेंबर बना है। अब जरा नेटो समझ लीजिए बनी क्यों थी। नेटो को कहा जाता है कि कलेक्टिव डिफेंस के सिद्धांत पर बना हुआ एक ग्रुप है। कलेक्टिव डिफेंस, इसका मतलब होता है कि जो भी समूह के मेंबर्स हैं वो अपने रिसोर्सेस को पूल कर सकते हैं अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी, कॉमन थ्रेट। तो नेटो जो बना था वो कोल्ड वॉर एरा में बना था। नाम है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक, ये अटलांटिक ओशन है, इसका नॉर्थ, ये है नॉर्थ अटलांटिक। तो नॉर्थ अटलांटिक के देशों ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी कि हम डिफेंस मैकेनिज्म बना रहे हैं अगेंस्ट अ कॉमन थ्रेट, एंड कॉमन थ्रेट वाज यूएसएसआर। अब लेकिन लग रहा है कि ये नेटो यहां से अपना फोकस इस तरफ लेकर आ रही है, इस तरफ। यहां पर हम इंडो पैसिफिक की बात करें तभी ये ओपन कर रहे हैं डोर फॉर एंगेजमेंट। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अ लॉट इज अबाउट सिग्नलिंग, अ लॉट इज अबाउट हु इज कमिंग टू इंडिया, एट व्हाट लेवल दे आर एक्चुअली हैविंग कम्युनिकेशन और एंगेजमेंट। ये भी काफी सिग्नल देता है। अब जरा कुछ भार देख लीजिए जिसकी मैं बात कर रहा था, डिफेंस एक्सपेंडिचर। ये जो आप डार्क ब्लू पार्ट देख रहे हैं ना, ये यूएस का डिफेंस यू कैन से बर्डन है। आई एम यूजिंग द वर्ड बर्डन बिकॉज Donald Trump used this in this way कि when it comes to NATO, why US is the one who is actually spending the maximum। अगर मैं टोटल डिफेंस की बात करूं तो करीब 70% के आसपास का खर्चा यूएस ही कर रहा है। ये जो बाकी आप देख रहे हैं ना, ये लाइट ब्लू कलर का, ये है नेटो के, मतलब यूरोप के अन्य देश प्लस कनाडा, इनका मिलाकर खर्चा है इतना, और बाकी डार्क ब्लू जो देख रहे हैं आप यूएस। अब आप सोचेंगे सर यूएस इतना भला तो है नहीं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एवरी डिसीजन इज डन फॉर नेशनल इंटरेस्ट, तो यानी कि इतना खर्चा करने में इनका कोई अपना हित भी होगा, बिल्कुल है। द रीजन इज कि अगर इतना खर्चा करेगा तो मुझे बताइए फॉरवर्ड टेरिटरीज यानी कि यूरोप में मिलिट्री बेसिस बनाने के लिए उसको एक लेजिटिमेसी मिलेगी। भाई खर्चा करेगा तभी तो दूसरे देश कहेंगे कि हाँ आप कैपेबल हैं हमें सुरक्षा देने के लिए, आइए आप हमारी जमीन का इस्तेमाल कीजिए। प्लस इससे उनकी जो डिफेंस लॉबी है, जो डिफेंस सेक्टर है, वो भी प्रमोट होगा। जब नए नए हथियार बनेंगे तभी तो वर्ल्ड ओवर उनकी बिक्री होगी, है कि नहीं। अब पॉइंट है कि रशिया क्या नाराज नहीं हो जाएगा अगर इंडिया नेटो को करीब जाएगा, ये तो सबसे बेसिक असर्शन है। जरा यूएस के ऑप्शंस देखिए कि यूएस किस किस को हथियार देता है और उसमें इंडिया की रैंकिंग कहां दिखती है। यहां पर इंडिया दिखता है, और जो यहां पर जो रशिया है, रशिया में इंडिया टॉप प्रायोरिटी पर दिखता है। यहां पर अरस्तु एक फेमस एंशिएंट स्कॉलर हैं, उनका कहना था कि वी शुड नॉट एक्चुअली ऑलवेज चूज बेस्ट फॉर गुड। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप बेस्ट की सोच रहे हैं कि अरे इनके पास खर्चा करने की क्षमता सबसे ज्यादा है, डिफेंस इनका सबसे बेहतर है, तो क्यों ना इनके साथ अलाइन हो जाए। लेकिन हो सकता है जिसको आप केवल गुड मान रहे हो वो इनसे ज्यादा इफेक्टिव हो आपके लिए। जैसे कि इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप ऑल टाइम फ्रेंड की रही है, और जियोपॉलिटिक्स में इट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, यानी कि रशिया के लिए हम इतने ज्यादा जरूरी हैं
जितने ज्यादा जरूरी हम यूएस के लिए फिलहाल नहीं हैं। और यूएस ने हमेशा से पाकिस्तान को एज अ हेजिंग की तरह इस्तेमाल किया है अगेंस्ट इंडिया। मतलब इन पास्ट आई एम टॉकिंग अबाउट 2004-5 के बाद से आफ्टर दिस 1-2-3 एग्रीमेंट डेफिनेटली यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप में एक चेंज आया था, बट अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अलाइनमेंट के हिसाब से भी रशिया हमारे ज्यादा क्लोज है, रशिया हमारे ज्यादा रिलायबल है। लेकिन अभी मैं आपको बहुत ही काउंटर वाले पर्सपेक्टिव्स शेयर करूंगा, क्योंकि जो एक फॉर्मर यूएस डिप्लोमेट मिस्टर मिशेल ने रिलीज किए थे, उन्होंने कहा कि जो नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल डेस्टिनेशन है इंडिया की वो नेटो ही होगी। नेटो के साथ इंडिया को क्लोजनेस रखनी ही होगी, ये उनकी भविष्यवाणी है। और वो नेटो से कह रहे हैं कि आप अब एंगेजमेंट को बढ़ाइए और ग्रेजुअली यू शुड स्टेप अप द रिलेशन। उससे पहले उस बात पर मैं जाऊंगा, ये एक डॉक्यूमेंट है, कार्नेगी एंडोमेंट फेमस थिंक टैंक है। तो पॉलिटिक्स ऑफ 2%, नेटो एंड सिक्योरिटी वैक्यूम इन यूरोप। तो अगर नेटो हमें ऑफर कर रहा है, अरे आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, आप कहेंगे किससे सुरक्षा? क्या वो रशिया को सिग्नल कर रहा है? नहीं। एक्चुअली नेटो जो बना था वो यूएसएसआर के खिलाफ बना था और बाद में उसका इस्तेमाल रशिया के अगेंस्ट हो रहा है। लेकिन वो यहां पर इंडिया को जो ऑफर दे रहा है, उसका कहने का मतलब है कि चाइना को आप और हम मिलकर काउंटर कर लेंगे। लेकिन अगर वो चाइना को वाकई काउंटर कर सकता है हमारे साथ मिलकर, तो फिर ये डॉक्यूमेंट कह रहा है कि वो यूरोप में ही शायद पूरी तरह सक्षम नहीं है सुरक्षा देने की। ये डॉक्यूमेंट ऐसा कह रहा है। जरा डिटेल्स देखते हैं। 2018 से अगर तुलना की जाए जर्मनी के डिफेंस एक्सपेंडिचर की, तो उसमें 4.3% की गिरावट आई है। अगर इसी समय में मैं यूके की बात करूं तो 9.1%, यहां पर लिखा है 9.1% की गिरावट आई है। 1990 से अभी तक, मैं 2023 की बात कर रहा हूं, नेटो में एक्चुअली डबल मेंबरशिप हुई है, मतलब दोगुनी उन्होंने बढ़त हासिल करी है, राइट? अपने आप को बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। हालांकि 1990 में जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ था, तो उस टाइम पर गोर्बाचेव, जो कि लास्ट यूएसएसआर के एक्चुअली लीडर थे, तो एक वादा किया गया था कि फर्दर जो है वो ईस्ट की तरफ, यानी कि फर्दर रशिया की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा नेटो, ये वादा किया गया था। उसके बाद से उन्होंने ईस्टर्न यूरोप के अलग अलग देशों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया, यूएसए लेड नेटो ने। तो कहने का मतलब यह हुआ कि गोर्बाचेव के समय जो वादा किया गया था ये उसके खिलाफ हुआ। अब अगर इतने सारे देश इसके भाग बने, तो जाहिर सी बात है टोटल जो खर्चा ये कर पा रहे हैं उसमें ही बढ़त हासिल हुई होगी। बिल्कुल हुई है। लेकिन डबल नंबर ऑफ नेशंस बढ़े, लेकिन खर्चा बढ़ा है मात्र 28%, 28%। तो ये आंकड़ा भी चौंकाने वाला है। इस वजह से ये डॉक्यूमेंट ठीक कह रहा है। मतलब जितनी बड़ा इन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उतना पैसा नहीं है, उतने हथियार नहीं हैं। ये तो कुछ यूएस ही है जो सबसे ज्यादा डिफेंस को एक्चुअली एक्सपोज करता है, क्योंकि उससे उसकी खुद की डिफेंस मतलब जो सेक्टर है उसको भी फायदा मिलता है, प्लस उसको एक्सेस मिल जाता है डिफरेंट टेरिटरीज का, और उस एरियाज में जैसे फॉर एग्जांपल मैरीटाइम एरिया में वो प्रोटेक्ट कर सकता है अपने ट्रेड इंटरेस्ट को। तो यानी कि जियोपॉलिटिक्स का इस्तेमाल इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए हो रहा है और यूएस उसमें सबसे ज्यादा लेवरेज लेता है। लेकिन क्या यूएस आज भी वैसी लेवरेज ले पाने में सक्षम है? ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप है, TTIP, ये एक्चुअली लास्ट होप मानी जा रही थी कि इससे, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं, तो नॉर्थ अटलांटिक एक तरफ है नॉर्थ अमेरिका और दूसरी तरफ है यूरोप, इन दोनों के बीच में व्यापार संबंध और प्रगाढ़ होने का स्कोप इससे था। लेकिन अगर आप अभी सर्च करेंगे तो 2019 में इसको ऑब्सोलीट करार दिया गया है, यानी कि यहां पर समझौता नहीं हो पाया। और इसके उल्टा हुआ क्या, 2021 का ये डेटा देखिए, चाइना जो है यूएस को सरपास करके सबसे बड़ा यूरोप का ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। तो अगर नेटो का पार्टनर हम बन भी जाए, पार्टनर के बाद फुल मेंबरशिप भी, चलो मान लीजिए, ठीक है, ख्याल अच्छा है, अच्छा नहीं है वैसे, इनके हिसाब से अच्छा है, क्योंकि जो यूएस डिप्लोमेट है मिस्टर मिशेल, उनके हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए, तब भी क्या गारंटी है कि जो यूरोपियन देश हैं वो चाइना के अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ मतलब चाइना के अगेंस्ट इंडिया के साथ खड़े ही होंगे? कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अब चाइना इनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। खुद यूरोप की इकोनॉमी मेजर इंपोर्ट भी कर रही है वहां से और एक्सपोर्ट भी कर रही है, यानी कि उनके खुद के लोगों के जो जॉब्स हैं, उनकी फैक्ट्रीज हैं, उनकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो चाइनीज मार्केट से कनेक्टेड है। व्हाई दे वुड रिस्क दिस मच फॉर इंडिया? प्लस जो सेकंड नंबर का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपेंडिचर कर रहा है नेटो में फिलहाल जो जर्मनी है, वो चाइना के करीब माना जाता है, यूरोपियन पार्लियामेंट में चाइना को सपोर्ट करता है। अब देखिए इनका जरा इनके लॉजिक भी समझ लेते हैं। नेटो इंडिया नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल डेस्टिनेशन वही है इंडिया की।
अब यहां पर इनका कहना है कि भाई नेटो की जैसी बात आती है तो आपको लगने लगता है कि जैसे हैरी पॉटर मूवी में होता है ना, वोल्डेमॉर जो विलेन होता है, कहा जाता है ना वो हॉगवर्ट्स में कि नाम नहीं लिया जाता उसका, राइट। नेटो रशिया के सामने ऐसी मानता है इंडिया कि नहीं, नेटो का नाम नहीं लेंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन यहां पर मिस्टर मिशेल कह रहे हैं अरे ऐसा नहीं है, जरा इतिहास उठाकर देखो 1994 से इवन 2014 तक, यानी कि मैं बात कर रहा हूं जब एक क्रिमिया वाला एक्चुअली एक्शन हुआ था रशिया की तरफ से, उससे पहले तक स्टेप बाय स्टेप मैनर में कितने सारे एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म रशिया और नेटो के बीच में थे। फॉर एग्जांपल देखिए, पार्टनरशिप ऑफ पीस हुई थी, यहां पर आपको दिख रहे हैं, यहां पर येल्स्टीन, मिस्टर येल्स्टीन जो गोर्बाचेव के बाद जिन्होंने कमान संभाली थी रशिया की, तो यहां तो पीस के लिए अलग से एंगेजमेंट था। फिर इसके बाद नेटो रशिया फाउंडिंग एक्ट भी था, ये देखें 1997, और 2002 से लेकर 2008 के बीच में नेटो रशिया काउंसिल भी थी, अलग से काउंसिल बनाई गई थी। जो मैंने लास्ट डेटा चेक कर रहा था तो 2016 के से अभी तक 2023 तक 10 बार इसकी बैठक हो चुकी है। हालांकि जैसे ये यूक्रेन एक्शन हुआ तो कहा गया कि नाउ वी आर फॉर्मली सस्पेंडिंग दिस प्रोसेस, यानी कि नेटो और रशिया के बीच में जो वार्तालाप हैं, चाहे वो डिफेंस को लेकर हो, मतलब जो मिसकैलकुलेशंस ना हो आपस में, कम्युनिकेशन इज एक्चुअली डिप्लोमेसी, तो कम्युनिकेशन रहे उसके लिए ये सिस्टम यूज किया जाता है। 10 मीटिंग हो चुकी हैं और अभी ड्यूरिंग द वॉर ऐसा नहीं है कि कोई वार्ता नहीं हो रही। इसके जो डिप्लोमेट्स हैं वो रेगुलर एंगेज भी करते हैं, जैसे कि अभी आपने एक हिस्टोरिक विजिट सुनी होगी, मिस्टर बाइडेन जो हैं वो यूक्रेन में आए थे, तो उस समय कहा गया कि यार रिस्क कैसे ले लिया बाइडेन ने, तो कहा गया कि ऑलरेडी रशिया द्वारा एश्योरिटी दे दी गई थी सुरक्षा की कि बाइडेन आ रहे हैं, टेंशन मतलब कुछ नहीं होगा हमारी तरफ से। तो यानी कि टॉप लेवल पर ऐसा चलता है, दिस इज हाउ दे डू, एंड how they do this because these are the networks by which they do this। तो उनका ये कहना है कि भाई इंडिया, हमारी प्रैक्टिकल एडवाइस सुनो कि चाइना का मीटियोरिक राइज हुआ है पिछले कुछ समय में। ये चाइना डेन जियाओपिंग वाला चाइना नहीं है जो कहते थे हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम, नहीं, ये शी जिनपिंग का चाइना है। और यहां पर इस आर्टिकल में वो कह रहे हैं कि जो अभी आप देख रहे हो ना, ये तो ट्रांजिशन है, यानी कि चाइना अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को मिलिट्री स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहा है और इस वजह से आपके बॉर्डर पर आप एग्रेशन देख रहे हो। दिस इज जस्ट अ ट्रेलर, आगे जाकर चाइना और ज्यादा एम्बिशियस हो जाएगा चाइना, क्योंकि जैसी पावर का गैप बढ़ेगा तो हर कोई वही करेगा जो वो कर सकता है। यहां पर मुझे याद आता है एक फेमस एंशिएंट स्कॉलर मिस्टर थुसाइडिस, उनका कहना था कि देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये सीधा सा रूल है, अगर आप शोषण आपका हो रहा है तो उतना ही शोषण होगा जितना शोषण आप कराने के लिए बने हैं। कहने का मतलब है कमजोर के लिए कोई जगह नहीं है पॉलिटिक्स में, अगर आप कमजोर हैं तो शोषण होगा, और जिसके पास ताकत है वो उतना शोषण करेगा जितना वो कर सकता है। तो आप कहेंगे बड़ा रिडक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव है, मतलब इतना खराब, लेकिन उनका कहना है होता यही है, माइट इज राइट, क्योंकि अपनी शक्ति से वो अपने राष्ट्र हित को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। अब जरा गैप देख लीजिए डिफेंस स्पेंडिंग में, इंडिया और नेबरहुड अगर सबका डिफेंस एक्सपेंडिचर को इंक्लूड कर ले तो भी चाइना का हमसे ज्यादा है, ये एक हकीकत है। तो इस लॉजिक से जाएं तो कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है कि आपके हथियार और जो आपके साथियों के हथियार है, जैसे यहां पर चाइना से कहीं ज्यादा एक्सपेंडिचर, कहां 283 बिलियन और कहां 801 बिलियन डॉलर यूएस का, अगर इतना आपके साथ हो जाए तो एक्चुअली यू विल बी एबल टू काउंटर बैलेंस चाइना। इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल बैलेंसिंग। तो एक तो इंटरनल बैलेंसिंग होती है जो इंडिया खुद कर ही रहा है, यानी कि हम इंडिजिनाइजेशन इन डिफेंस कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, राइट, हम असर्टिव डिप्लोमेसी कर रहे हैं, राइट। बट यहां पर ये जो होता है अलायंस जो होती है वो भी काम की होती है। हालांकि हमारे जो मिस्टर एस जयशंकर हैं उनका कहना है कि नहीं, दिस इज नॉट द टाइम फॉर अलायंसेस। साथ में अगर हम स्टेशनिंग ऑफ फोर्सेस की देखें तो देखिए यहां पर आपको चाइना की फोर्सेस दिख रही हैं, जो ग्रीन में आपको दिख रहा है ये वो है जो रेगुलर सर्विस में होती है, और जो ग्रे आपको दिख रहा है ये वो है जो सर्विस में नहीं है बट दे आर ट्रेन्ड, राइट, इसको हम कहते हैं रिजर्व फोर्स। तो टोटल मिलाकर 3.4 मिलियन एक्चुअली नंबर है चाइनीज फोर्सेस के, ठीक है। इंडिया देखिए यहां पर है 2.6 मिलियन। अगर मैं कह दूं कि एक्टिव प्लस रिजर्व, अगर मैं टोटल फोर्स की बात करूं, force of Vietnam is more than China. A statement would be true or false. अगर मैं कहूं active plus reserve, the total defense force
The number of personnel in defense force of Vietnam are more than China. Statement would be true or false. आप कहेंगे सर क्या बात, मतलब कहाँ चाइना कहाँ वियतनाम, वियतनाम से कोई कंपैरिजन है क्या? अब जरा देख लीजिए, ये रहा वियतनाम 5.5 मिलियन, तो यहां पर 3.4 मिलियन टोटल है, यहां पर टोटल वियतनाम की 5.5 मिलियन है। एक्चुअली वियतनाम दुनिया में सबसे बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ जितना रिजर्व फोर्स वो रखता है। रिजर्व फोर्स का मतलब ये होता है जो लोग ट्रेंड होते हैं कि जब देश को जरूरत पड़ी तो दे विल बी अवेलेबल। तो रिजर्व फोर्स ध्यान रखिएगा वियतनाम की ज्यादा है चाइना से। नाउ हमें पता है कि 3 सेक्टर्स में, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर पर चाइना हमें चैलेंज दे रहा है। हम अभी तक इक्विडिस्टेंट का एक्चुअली स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते आए हैं, यानी कि हम इस तरफ हमारे रशिया है और इस तरफ हमारे यूएसए है, हम दोनों के साथ एक बैलेंसिंग एक्ट करते आए हैं। हालांकि यूएस टाइम टाइम पर कहता रहा है कि ये आप नॉन अलाइन नहीं कर रहे, आपका टिल्ट जो है वो पंक्चुएशन है आपकी फॉरेन पॉलिसी में विच इज हैविंग अ टिल्ट टुवर्ड्स रशिया एंड चाइना। हालांकि चाइना के साथ रिश्ते पिछले कुछ समय में खराब हुए हैं। यहां पर काउंटर ये कहा जाता है कि देखो इंडिया का ये जो इक्विडिस्टेंट स्ट्रेटजी है ये लंबे समय तक नहीं चलेगी, क्योंकि चाइना और ज्यादा असर्टिव होगा और रशिया इंडिया के साथ खड़ा नहीं होगा। जब इंडिया को हथियारों की जरूरत पड़ेगी तो रशिया उस टाइम बहाना बताएगा कि देखो अभी ये हथियार की हम सप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, आपने 2018 में S-400 का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, बट देखिए हम अपने युद्ध में बिजी हैं, अभी हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, हम आपको ये हथियार नहीं दे सकते। तो यानी कि इंडिया शुड नॉट टेक चांस टू कॉम्प्रोमाइज इट्स ओन सिक्योरिटी जस्ट बाय थिंकिंग कि नहीं रशिया हमसे दूर हो जाएगा अगर हमने नेटो के साथ कुछ ऑफिशियल एंगेजमेंट आगे बढ़ाया तो करें क्या? तो इसमें वो कह रहे हैं कि क्रेडिबल डिफरेंस एक्चुअली हम खड़ा कर सकते हैं अगेंस्ट दिस चाइना। आप कहेंगे ऐसा कैसे, मतलब होगा कैसे? तो ऐसे में वो डिप्लोमेट कह रहे हैं कि एटलीस्ट अगर आप मीटिंग्स करते रहें जैसे कि रायसीना के दौरान हुई, तो इससे एक मैसेज जाएगा चाइना की तरफ। और चाइना ने इससे पहले कई बार ये बात उठाई है कि चाइना इज कमिटेड फॉर एशियन सेंचुरी, यानी कि चाइना कहता है इंडिया एंड चाइना शुड come together to build Asian century, and this is the time when hegemony from west should actually shift towards Asia। तो यानी कि वो इंडिया और चाइना को साथ आने की बात करता है। इस पर मिस्टर एस जयशंकर ने अपना बयान दिया था व्हेन ही वाज ऑन अ विजिट टू थाईलैंड। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देखो वो टाइम गया जब इंडिया जियो इकोनॉमिक्स को प्रेफरेंस देता था और पैसिफाइंग मोड रखता था, कॉन्फ्लिक्ट को सेटल करने की बात करता था, इवन इफ चाइना इज हैविंग एग्रेसिव एटीट्यूड ऑन आवर बॉर्डर। नाउ दिस इज नॉट द टाइम। अगर बॉर्डर पर इशू होगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा रिलेशन के अदर एस्पेक्ट्स में भी। तो यानी कि वी आर हियर टू एक्चुअली हैव assertive stand on what is India's territory। तो एक तो ये वाला एंगल है, ठीक है। चाइना खुद जो है शायद बैकफुट पर आ जाएगा अगर हम ऐसे स्टेप अप करेंगे नेटो के साथ। इट्स नॉट अबाउट पार्टनरशिप, इट इज ओनली अबाउट इन स्पेसिफिक एरियाज, जैसे कि डायलॉग विद रिगार्ड टू डिफेंस, जैसे कि ट्रेनिंग हो गई, जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल जो नेटो है तो नेटो के अलग से डिफेंस कॉलेजेस हैं, अलग से ट्रेनिंग्स हैं, अलग अलग जो पॉसिबल थ्रेट्स हो सकते हैं वर्ल्ड ओवर, तो नेटो उनके साथ भी एंगेज करता है। तो उस वे में हम एंगेज करके सिग्नलिंग दे सकते हैं कि देखो नेटो के साथ तार टूटे नहीं हैं, तार हैं। जैसे ही आप हमारे साथ एग्रेशन कुछ ज्यादा करोगे तो तार में जो है ना वो लाइट आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, एंड देन यू आर गोइंग टू हैव अ शॉक। नाउ अब एक और एंगल हमारे साथ वो नेगेटिव हो सकता है अगर नेटो के हम ज्यादा करीब गए तो। इंडिया जो है साउथ साउथ कोऑपरेशन को अपनी मजबूती मानता है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर पार्ट रहा है। लेकिन अगर हम ऑफिशियली नेटो की तरफ टिल्ट होते हैं तो हमारी फॉरेन पॉलिसी वेस्टर्न लीनिंग हो जाएगी। और इसमें जो नॉर्दर्न नेशंस हैं जिन्होंने अब तक जो है बढ़त हासिल करी है, वर्चस्व को अपनी तरफ रखा है, तो एक तरीके से इंडिया उनकी तरफ अलाइन हो जाएगा। तो जो साउथ साउथ लीडरशिप है, यानी कि एशियन, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन नेशन जो कि डेवलपिंग नेशन है, उनकी लीडरशिप अगेंस्ट वेस्ट, टेकिंग स्टैंड अगेंस्ट वेस्ट, वो वाला वो जो एलिमेंट है कहीं वो कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, वो मैसेजिंग जो है रॉन्ग ना हो जाए, ये भी हमें एक यहां पर चिंता है। नॉट मेंबरशिप जस्ट पार्टनरशिप, यहां पर वो कह रहे हैं देखो नेटो के लिए इंडिया इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो है आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे। आप ऐसा करिए ना इन एरियाज में, जैसे कि आपकी और हमारी फोर्सेस के लॉजिस्टिक जो है वो ट्रांसफर करना आसान हो। मींस इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम आवर बेसिस इट इज अवेलेबल, इफ वी वांट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर बेसिस इन इंडियन ओशन तो वो हो जाए। उनका कहना है कि देखो यूरोप के कई सारे देश, फॉर एग्जांपल फ्रांस, जर्मनी, यूके एंड देन यूएस, कनाडा, ऑल ऑफ देम
आर हैविंग इंटरेस्ट इन इंडियन ओशन एंड दे ऑल्सो नो दैट इंडिया को जो चैलेंज कर सकता है वो चाइना कर रहा है इंडियन ओशन में, तो ऑल ऑफ देम आर इंटरेस्टेड इन इंडियन ओशन। तो ऐसे में यू कैन एंगेज। साथ में कह रहे हैं कि देखो आर्म्स और जो टेक्नोलॉजीज है उसका बम्पर बेनिफिट इंडिया को मिलेगा अगर नेटो के साथ आया। इंडिया का कहना है वो तो ऑलरेडी हमने यूएस के साथ लेमोआ, कोमकासा, बेका ये सारे एग्रीमेंट किए हुए हैं, तो उससे ऑलरेडी हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो नेटो कह रहा है नहीं, ये तो ट्रेलर है, हम कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज और डिफेंस जो इक्विपमेंट्स हैं वो केवल नेटो मेंबर्स के लिए रिजर्व रखते हैं। तो जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज है उसका आपको एक्सेस मिलेगा अगर आप लेवल ऑफ पार्टनरशिप विद नेटो इंक्रीज करेंगे। तो इंडिया कह रहा है सोचेंगे, इसमें अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। नेटोज पार्टनर्स आर हाईली कस्टमाइज, वो कह रहे हैं आपके लिए कस्टमाइज करेंगे क्योंकि आप स्पेशल कैटेगरी में हैं, मतलब कस्टमाइज हो सकता है आपके लिए। दूसरा एक रीजन है कि कहा जा रहा है कि देखो नेटो के ऑलरेडी करीब रहा है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने नेटो का जो ऑपरेशन था बोस्निया में वहां पर अपनी फोर्सेस को भेजा था, प्लस अफगानिस्तान में जो वो स्पेशल ऑपरेशन कर रहे थे जो करीब 20 साल उनको लग गए उसमें, तो पाकिस्तान उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो नेटो फोर्सेस के साथ पाकिस्तान का क्लोज एंगेजमेंट रहा है। तो जब नेटो फोर्सेस के साथ पाकिस्तान का क्लोज एंगेजमेंट रहा और पाकिस्तान चाइना के क्लोज है, तो ऐसे में नेटो के करीब आकर हमें क्या बेनिफिट होने वाला है? हो सकता है कि जब जरूरत हो हमें तो कॉम्प्रोमाइज हो जाए सिचुएशन, क्योंकि ऑलरेडी जो आर्टिकल 5 है नेटो का वो ये कहता है कि अगर किसी भी एक या किसी एक से ज्यादा नेटो के मेंबर के खिलाफ अगर कोई हमला करता है तो माना जाएगा ये पूरे 31 नेशंस के खिलाफ हमला है। और ऐसे में अब यहां इंपॉर्टेंट लाइन है वो सुनिएगा, ऐसे में जो नेटो के मेंबर्स हैं वो अपने हिसाब से इस पर रेस्पॉन्स डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से, यानी कि कोई मैंडेटरी कमिटमेंट नहीं है कि अगर किसी नेटो मेंबर के खिलाफ, जैसे फिनलैंड अभी ताजा मेंबर बना है, रशिया कहे कि यूक्रेन तो हो गया, फिनलैंड चलो अब आपकी बारी है, तो अब आप कहेंगे कि अब तो फुल फ्लैश सब पूरी नेटो फोर्सेस आ जाएंगी। नेटो फोर्सेस का मतलब क्या है? नेटो मेंबर की फोर्सेस, लेकिन ये डिस्क्रिशन इन नेटो मेंबर्स का है कि कितनी फोर्सेस, कितना डिफेंस ये एक्चुअली सप्लाई करेंगे फिनलैंड को। डिस्क्रिशन है मेंबर नेशंस का। तो यानी कि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन मेंबर नेशंस के बीच में भी आपस में तनातनी चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीस और टर्की के बीच में तनातनी, आगे देखते हैं किस किस में होता है। तो इनका कहना है कि देखो पाकिस्तान की प्रॉब्लम मत टेंशन मत लो इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान इज लाइक ऑफ द टेबल। अगर आप इच्छुक हैं तो पाकिस्तान इज ऑफ द टेबल। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, क्यों ऑफ द टेबल? अभी आपको बताया था इंटरेस्ट मैटर्स ना। अफगानिस्तान से अब उन्होंने अपनी फोर्सेस को हटा दिया है, नेटो नेशंस ने, यूएस ने विड्रॉल कर लिया है, तो पाकिस्तान की इतनी जरूरत है नहीं। जरूरत नहीं तो फिर क्या ही करे आपका, क्योंकि पाकिस्तान साथ में चाइना के क्लोज चल रहा है और चाइना इज द मेजर थ्रेट टू यूएस, है कि नहीं? तो ऐसे में चाइना को काउंटर करना इज द रियल थिंग और वहां पर इंडिया is going to play a major role. India's maritime advantage और China's IOR strategy जो मैंने आपको बताया, they are very much interested in Indian Ocean। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि इंडिया अभी तक जो अपना स्टैंड रखता है इंडियन ओशन रीजन में, वो रखता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर इनिशिएटिव। तो हम एक पॉजिटिव स्टैंड रखते हैं, हम एग्रेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इस यहां पर, मतलब सिक्योरिटी की बात करते हैं, राइट? तो अभी तक हमने जैसे क्वाड के पार्ट बने तो हमने मिलिट्री अलायंस नहीं बताया उसको, राइट? तो यहां पर क्या इसका पार्ट बनने से ऐसा तो नहीं हो जाएगा वी आर इनवाइटिंग and strengthening them in this area, and these changes may be irreversible for India and this India in future। तो उसका भी हमें सोचकर चलना पड़ेगा। क्वाड, तो इंडिया क्वाड का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि भले नेटो का पार्ट नहीं बने, क्वाड हमने कहा मिलिट्री नहीं है। लेकिन चाइना का क्या कहना है? चाइना का कहना है दिस इज अ क्लीशे ग्रुप। चाइना का कहना है इन तरह के ग्रुप्स का टाइम थोड़ी ना है। चाइना कहना है कि क्वाड को बनाना इज लाइक कोल्ड वॉर मेंटेलिटी में आना। आप कहेंगे इसका क्या मतलब? चाइना का कहना है कि आप साथ मिल रहे हैं किसी को पीछे करने के लिए, हमें पीछे करने के लिए। ऐसा ग्रुप कभी सक्सेसफुल नहीं होता, आप खुद बढ़ने के लिए करिए। तो ऐसे में इंडिया और यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया कहना है कि देखो ऐसा है, नैरेटिव ना हमने सेट आपसे ज्यादा किए मीडिया में, वेस्टर्न नेशंस, यूएस, राइट? हमें मत कहानी सुनाओ। पॉइंट ये है कि देखो हमने ऑलरेडी कहा है कि ये इकोनॉमिक एंगेजमेंट के लिए है, राइट? तो मेजर हमारा क्या है? इकोनॉमिक एंगेजमेंट करना है, प्लस हम फ्री वर्ल्ड ऑर्डर यहां पर बना, मतलब हम चाहते हैं रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर बने। ऐसा नहीं कि आप एग्रेशन का इस्तेमाल करें। तो दैट इज लेजिटिमेट कंसर्न। इट इज नॉट लाइक कि हम कह रहे हैं कि आपके ही खिलाफ हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपके द्वारा हम गलत नहीं होने देंगे इस एरिया में। तो इसमें कौन सा कोल्ड वॉर मेंटेलिटी हो गई?
तो दिस इंडिया स्टैंड। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वो जो पॉइंट था हिरण्यकश्यपु, जो जिस पॉइंट से हमने लेक्चर को स्टार्ट किया था, उससे क्या कनेक्शन है। देखिए वहां पर हिंदू माइथोलॉजी में लॉर्ड विष्णु के सामने चैलेंज था, ना तो मैन ना एनिमल, ना दिन ना रात, तो मारे कब और कैसे मारे। तो उन्होंने नरसिम्हा अवतार लिया, यानी कि आधा आधा एनिमल और आधा नर यानी कि मैन। और दिन और रात में नहीं मार सकते, तो क्या करा, डस्क यानी कि ठीक है भाई इस टाइम पर ना तो दिन है ना रात है, उस टाइम पर हिरण्यकश्यप का वध किया। तो कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा ही शायद भारत कर रहा है, यानी कि ना तो हम नेटो के साथ जाएंगे क्योंकि उससे रशिया के साथ रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, राइट, और ना ही ऐसा है कि हम नेटो को और यूएस को पूरा दूर कर देंगे। तो हम यहां पर बीच का रास्ता निकाल रहे हैं उस हिरण्यकश्यप की स्टोरी के द्वारा, यानी कि हम सस्टेन डायलॉग भी रखेंगे नेटो के साथ, साथ में हम ये भी कहेंगे कि नेटो का हम पार्ट नहीं बनेंगे। यूएस, हम ये देखेंगे कि भाई नेटो में मेजर खर्चा कर कौन रहा है। अगर 70% खर्चा यूएस कर रहा है तो यूएस के साथ डिफेंस डायलॉग रखेंगे ना, यूएस के मेजर एलाय बनेंगे ना, तो यूएस के साथ इंटर ऑपरेटिबिलिटी भी रखेंगे, डिफेंस भी रखेंगे। तो दैट इज एग्जैक्टली वी आर डूइंग, राइट। तो यानी कि न्यू दिल्ली वांट्स टू एक्चुअली रिटेन इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाकर रखना चाहते हैं। मिस्टर एस जयशंकर का कमेंट था कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर एक्चुअली अलायंस पॉलिटिक्स। ये अलायंस पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है। जहां जहां भारत का हित होगा भारत उसी जगह पर एंगेज करेगा। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यूएस और इंडिया का क्लोज अलायंस कर रहे हैं चाइना को फ्यूचर में काउंटर करने के लिए। रही बात रशिया पर डिपेंडेंस की, डिफेंस की, तो देखिए रशिया हमारा रिलायबल पार्टनर रहा है, लेकिन हमने रशिया के साथ भी क्लियर कम्युनिकेशन करी है कि देखो हम इंडिजनाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं, आप हमारे साथ ज्वाइंट पार्टनरशिप करिए, ज्वाइंट हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लेकिन साथ साथ में हम यूएस से भी सामानों को खरीदते रहेंगे, राइट। मतलब यूएस के साथ भी हम डिफेंस पर एंगेज करेंगे। क्वाड के द्वारा हम काउंटर कर ही रहे हैं। तो यानी कि चाइना को मैसेज है कि देखो अगर तुम इस फ्रंट पर, ईस्टर्न फ्रंट पर बढ़े तो उधर साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में हम भी साथ खड़े हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के। सागर इनिशिएटिव से हम कह रहे हैं कि देखो चाइना जिस रेस में दौड़ रहा है, हम एग्जैक्टली उस रेस में उसको हराएं क्यों। ये पावर का सिद्धांत थोड़ी ना है। इसका तो मतलब ये हुआ दूसरे ने ट्रैक बिछाया, उसको ऑलरेडी एडवांटेज थी और आप सोच रहे हैं जिसमें उसको एडवांटेज है उस रेस में उसको बीट करेंगे। नहीं, इंडिया कह रहा है नहीं, हम उस नैरेटिव में जाएंगे ही नहीं। हमारे लिए जो पावर का कॉन्सेप्ट है वो अलग है। हमारे लिए पावर का कॉन्सेप्ट है कोऑपरेशन। लेकिन कोऑपरेशन का मतलब आप ये मत समझिएगा कि कमजोर हैं, यानी कि हम अपने आप को मजबूत करेंगे मिलिट्रली भी, इकोनॉमिकली, बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज द काइंड ऑफ एग्रेशन टैक्टिक्स विच चाइना यूजेस। नहीं तो फिर इंडिया और चाइना में डिफरेंस क्या रह जाएगा। अब जरा एक क्वेश्चन देखिए, इस बार आ सकता है प्रीलिम्स में। क्वेश्चन है कि ये जो बाल्टिक नेशंस हैं इनमें से कौन से नेशंस हैं जिनकी बॉर्डर जो है दोनों देश के साथ है, यानी कि रशिया और बेलारूस दोनों देश जो है चर्चा में है। बताइए कौन से देश हैं वो। आप कहेंगे सर मैप दिखा दीजिए फिर बता देंगे। लीजिए मैप देखिए, अब बता दीजिए। ये रहा रशिया, ये रहा बेलारूस। तो आपको पता लग गया कि बेलारूस है तो लैटविया और लिथुआनिया, राइट, यही है ना सही बात। तो कहने का मतलब है ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसका बॉर्डर दोनों के साथ है, तो इसके हिसाब से बताइए। ऑप्शन देखिए, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। तो लिथुआनिया, क्योंकि देखिए रशिया का यहां पर भी है ना एक एरिया, इस वजह से लिथुआनिया इज ऑल्सो एंड लैटविया इज ऑल्सो देयर, लेकिन एस्टोनिया नहीं होगा। एस्टोनिया क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए बेलारूस के साथ बॉर्डर नहीं है। तो देख रहे हैं ये कैलिनग्रैड की बात कर रहा हूं मैं। नाउ दिस मेंस क्वेश्चन, एनालाइज द रिलेवेंस ऑफ नेटो इंडिया एंगेजमेंट। तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो आपके लिए केक वॉक है। एनालाइज तो हमने हर एक एंगल से लगभग कर ही दिया है। तो आप बताइएगा कमेंट में आपका क्या पर्सपेक्टिव है और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा।